यस, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पेक्ट्रम। ठीक है, बहुत बार मैंने बात करी थी कि ये स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं करता। तो सबसे पहली बात है, स्पेक्ट्रम होता क्या है। स्पेक्ट्रम है कि अगर हम लाइट को पास कराते हैं, ठीक है, वाइट लाइट को पास कराते हैं किसी प्रिज्म में से या किसी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में, तो वो डिफरेंट डिफरेंट जो है फ्रिक्वेंसीज में या फिर डिफरेंट वेवलेंथ्स में स्प्लिट कर जाए, ये मतलब चलता है कलर से, तो वो जो है उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर तुम देखो, यहाँ पे मैं वाइट लाइट को पास करा रही हूँ इस ग्लास प्रिज्म में से। तो ये जो वाइट लाइट है ये रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट, इसको हम बोलते हैं विब ग्योर, ऐसे विब ग्योर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं विब ग्योर। ये मैंने कलर व्हील आपको बताया भी है, इसमें ये स्प्लिट हो जाता है। तो इसका मतलब है ये जो है स्प्लिटिंग हो रही है, इसको हम बोलते हैं, इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पर मैंने लिखा है स्पेक्ट्रम क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट फ्रॉम अ सोर्स इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑन पासिंग थ्रू प्रिज्म ऑन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग स्पेक्ट्रम ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये वाइट लाइट व्हेन पास थ्रू प्रिज्म गिव स्पेक्ट्रम कंसिस्टिंग ऑफ 7 कलर्स। वाइट लाइट को जब हम पास करते हैं तो 7 कलर देते हैं, विब ग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो अब जो इस चीज़ से डील करती है, ठीक है, मतलब स्पेक्ट्रम को स्टडी करती है ब्रांच ऑफ साइंस, उसको हम बोल देते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब जो स्पेक्ट्रम है वो दो तरह का होता है। ठीक है जी, फर्स्ट इज एमिशन स्पेक्ट्रम, सेकंड होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एमिशन स्पेक्ट्रम समझाऊंगी। एमिशन स्पेक्ट्रम, एमिशन, एमिट हो रहा है, मतलब कि जब रेडिएशन एमिट होती है किसी भी सोर्स से तो उसको हम पास करते हैं प्रिज्म में। ठीक है, तो जो स्पेक्ट्रम ऑब्टेन हो रहा है फोटोग्राफिक प्लेट पे उसको हम एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, रेडिएशन एमिट हो रही है यहाँ पे किसी सोर्स से, ये तुमने वर्ड याद रखना है कि रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स। ठीक है, उसको हम प्रिज्म से पास कर रहे हैं, रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसको हम प्रिज्म से पास कर रहे हैं, तो जो स्पेक्ट्रम ऑब्टेन हो रहा है फोटोग्राफिक प्लेट पे उसको हम एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, अब देखो एमिशन स्पेक्ट्रम दो तरह का होता है, एक है हमारे पास कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम, दूसरा है हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम। तो जो कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम है उसमें क्या है, जो वाइट लाइट है हम किसी भी सोर्स से ले सकते हैं, सन, बल्ब, कोई हीटेड फिलामेंट या हीटेड बॉडी से, उसको हम पास कराते हैं प्रिज्म में से या डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में से। तो 7 कलर्स का बैंड आता है और 7 कलर्स ऑब्टेन होते हैं। और ये जो 7 कलर्स, इसको कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम क्यों बोलते हैं, क्योंकि तुम ये जैसे ये वॉयलेट कलर है, इसके साथ ही इंडिगो शुरू हो जाएगा, इसके बीच जैसे वॉयलेट कलर है इसमें से ही इंडिगो शुरू हो जाएगा, इसमें से ही तुम्हारे पास ब्लू हो जाएगा, उसमें से मतलब ऐसा लगता है कि एक कलर के ऊपर दूसरा कलर चढ़ा हुआ है, दीज कलर ओवरलैप हो रहे हैं कलर्स, इसलिए हम कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम क्या है, जब हम वाइट लाइट को किसी सोर्स में से, सन, बल्ब, हीटेड फिलामेंट, हीटेड बॉडी में से पास करा देते हैं प्रिज्म या डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में, तो 7 कलर्स निकलते हैं और ये 7 कलर्स हैं एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे होते हैं, इसलिए हम इस स्पेक्ट्रम को बोलते हैं कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पर तुम ये देख सकते हो कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम क्या है, हम यहाँ पे वाइट लाइट को पास करा रहे हैं, ये ग्लास प्रिज्म है। अब ये जो कलर निकल रहे हैं ये ऐसा है, ये कलर नहीं है यहाँ पर, कि ये जो है एक दूसरे के बीच ओवरलैप हुए हुए हैं। ठीक है जी, इसलिए कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम को इसीलिए हम कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम बोलते हैं, क्योंकि कॉन्टीन्यूस है ये, कुछ डिफरेंट तुम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हो, उसको ओवरलैपिंग हो रही कलर्स की। अब नेक्स्ट आता है लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम में क्या है, ऑब्वियसली लाइंस आएंगी, नाम से पता चल रहा है। अब इसमें हम क्या करते हैं, मेटल सॉल्ट को हीट करते हैं फ्लेम में, ठीक है, या फिर हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं गैस में से, तो लाइट एमिट होती है। ठीक है, किसी भी मेटल सॉल्ट को हम हीट करते हैं फ्लेम में, ठीक है, मेटल सॉल्ट को फ्लेम में हीट करते हैं और इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको पास करते हैं गैस में से, जो इलेक्ट्रिक करंट है, तो लाइट एमिट होती है। अब एमिट होती है लाइट, ठीक है। अब ये जो एमिटेड लाइट है उसको हम पास कर देते हैं प्रिज्म में से या डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में से। ये प्रिज्म है हमारा, यहाँ हमारे पास कोई हॉट एलिमेंट है जिसको हम हीट कर रहे हैं, ठीक है, उसमें से जो गैस निकल रही है, जो लाइट एमिट हो रही है, उस लाइट को हम प्रिज्म में से पास कर रहे हैं, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में से पास कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे ये पूरी डार्क बैकग्राउंड मिलेगी, बैकग्राउंड डार्क, उसमें हमें वाइट लाइन्स मिलेंगी। ठीक है, अब ये लाइंस मिल रही है तो इस स्पेक्ट्रम को बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम।
ठीक है। अब ये जो लाइन है ये एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को कॉरस्पॉन्ड करती है, मतलब एक पर्टिकुलर लाइन की एक पर्टिकुलर वेवलेंथ है। जैसे लाइन स्पेक्ट्रम अगर हम सोडियम का कंसिस्ट करें तो ये 5890 और 5896 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। और हर एलिमेंट का अपना पर्टिकुलर वेवलेंथ होगा, इसीलिए हम जैसे हर आदमी की अपनी फिंगरप्रिंट्स होते हैं, ऐसे ही हर एलिमेंट का अपना पर्टिकुलर लाइन स्पेक्ट्रम होता है। और ये जो लाइन स्पेक्ट्रम है इसको हम फिंगरप्रिंट्स ऑफ एलिमेंट्स भी बोलते हैं, कि हर एक एलिमेंट का अपना अलग से लाइन स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। जैसे सोडियम है उसकी दो लाइंस आनी है 5890 पे और 5896 पे एंगस्ट्रॉम पे, तो ये मतलब फिंगरप्रिंट, हम फिंगरप्रिंट्स ऑफ एलिमेंट्स इसको बोल सकते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वाई लाइन स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड फिंगरप्रिंट्स ऑफ एलिमेंट्स। अब एमिशन स्पेक्ट्रम क्या है? एमिशन स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉन जो है उसको वो पहले एक्साइट होता है, एनर्जी अब्जॉर्ब करता है हीट या करंट की फॉर्म में। और जब मैंने क्या बोला था एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, पहले पिछले बोर मॉडल में समझाया था। एमिट कब होता है? जब वो ऊपर से नीचे आता है, हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है। तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन पहले एक्साइट होता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट हुआ उस एक्साइट कैसे होगा, उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, किस फॉर्म में, हीट या इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में। अब जब जो इलेक्ट्रॉन है बैक आता है ग्राउंड स्टेट में तो वो लाइट एमिट करता है। तो ये जो लाइट है बैक आता है जो एमिट करता है उससे एमिशन स्पेक्ट्रम बनता है, क्योंकि एमिशन से एमिटेंस ऑफ लाइट से बना है, तो दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज एमिशन स्पेक्ट्रम। अब नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आपके नाम से पता चल रहा है कुछ एब्जॉर्ब होगा यहाँ पे। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या है, जब हम लाइट को पास करते हैं किसी सब्सटेंस के सोल्यूशन में से, तो वो जो सोल्यूशन है वो पहले लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है पर्टिकुलर वेवलेंथ की, ठीक है। उसने एक पार्ट एब्जॉर्ब कर दिया, उसके बाद उसको आगे जाने दिया। सपोज तुम खाना खा रहे हो तो तुम्हारे पास खाना आ रहा है एक प्लेट में, तो तुम्हें जो चाहिए तुमने वो उठा लिया, उसके बाद अगली तुमने प्लेट पास कर दी। तो ये ऐसे ये करता है, जब तुम वाइट लाइट को पास कराते हो सोल्यूशन में से, तो सोल्यूशन क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और उसके बाद बाकी जो लाइट है उसको वो पास करा देता है। अब जब वो ये जो लाइट है जो पास करा प्रिज्म में से या डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में से, तो यहाँ पर हमें क्या मिला था, डार्क लाइन्स, उसके ऊपर वाइट लाइन्स। तो वहाँ पे हमें मिलता है वाइट बैकग्राउंड और बीच में डार्क लाइन्स, मतलब कि जो इसने छोड़ा, जो इसने वाइट लाइन्स दी, उसकी जगह हमें डार्क लाइन्स आ जाएंगी और बाकी क्या आएगा हमारे पास वाइट बैकग्राउंड। मतलब यहाँ पे जो एमिशन का आया था यहाँ पे एब्जॉर्प्शन का आएगा, दोनों रिवर्स चलते हैं। तो यहाँ पे डार्क लाइन्स जो हैं वो किस वजह से आई, जो रेडिएशन एब्जॉर्ब कर ली, जिसने जो सोल्यूशन ने एब्जॉर्ब कर ली उसका स्पेक्ट्रम तो नहीं आना ना। तो इस स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। यहाँ पर देखो ये वाइट लाइट है, वाइट लाइट को NaCl सोल्यूशन में से पास करा दिया, तो ये प्रिज्म NaCl ने जो उसको चाहिए उसने पास कर लिया। NaCl सोल्यूशन मतलब वो जो पिछला हमने किया 5890 और 5896 जो एमिशन वाली थी उसको उसने एब्जॉर्ब कर लिया, जो उसने एब्जॉर्ब करनी थी इसमें से पास किया। अब वाइट बैकग्राउंड है, उसके बीच में डार्क लाइन्स आ गया है, तो ये उससे बिल्कुल रिवर्स। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे मैंने वही लिखा है, व्हेन वाइट लाइट इज पास थ्रू सोल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस द सोल्यूशन विल एब्जॉर्ब लाइट ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ। जब हम वाइट लाइट को पास कराते हैं किसी सब्सटेंस के सोल्यूशन में से, सोल्यूशन जो है वो पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है एंड अलाउ द रेस्ट ऑफ लाइट टू पास थ्रू इट। व्हेन दिस इमर्जिंग लाइट इज पास थ्रू प्रिज्म और डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग वी गेट स्पेक्ट्रम विद डार्क लाइन्स ऑन वाइट बैकग्राउंड। यहाँ पे क्या आता है, डार्क लाइन्स ऑन वाइट बैकग्राउंड, ये इंपॉर्टेंट है। द डार्क लाइन्स कॉरेस्पॉन्ड टू रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय द डार्क लाइन्स की जो उसने एब्जॉर्ब कर ली, फॉर एग्जाम्पल जो पिछले ने एमिट की थी जो यहाँ हमें एब्जॉर्ब होगी। और दिस स्पेक्ट्रम इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ सब्सटेंस, और इस स्पेक्ट्रम को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मैंने बता चुकी हूँ रिवर्स है एमिशन स्पेक्ट्रम का। तो यहाँ पे सब्सटेंस एब्जॉर्ब ओनली दोज रेडिएशंस विच दे एमिट। यहाँ पे सोडियम ऊपर वाले में सोडियम एमिट एंड एब्जॉर्ब 5890 एंड 5896 जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट मैंने डिस्कस किया था पीछे भी, एमिशन हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में लाइन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन नहीं कर पाया हर कोई, यही हमारा हर किसी में लिमिटेशन थी। तो क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं हाइड्रोजन गैस में से, तो लाइट जो है एमिट होती है, ठीक है, उसको हम पास करवाते हैं प्रिज्म में से, तो बहुत सारी लाइन्स आती हैं एमिशन स्पेक्ट्रम में। सिंगल लाइन आना चाहिए क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इस वजह से क्या होना चाहिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, बट आता क्या है, मल्टीपल लाइन्स आती हैं, सिंगल लाइन नहीं आती है। तो यहाँ पे लिखा है व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू हाइड्रोजन गैस एंड लाइट एमिटेड इज पास थ्रू प्रिज्म सेवरल लाइन्स आर ऑब्टेन्ड इन एमिशन स्पेक्ट्रम इंस्टेड ऑफ सिंगल लाइन एज शोन बिलो। रीज़न क्या है, उसने कहा कि हाइड्रोजन गैस है उसमें क्या है, बहुत सारे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, एक नहीं है, बहुत सारे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं। और अब जब हम एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी एंड ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल स्प्लिट इनटू एटम्स। अब जब हम उनको एनर्जी सप्लाई करते हैं हीट लाइट किसी भी फॉर्म में, तो जो मॉलिक्यूल है वो एटम में टूट जाता है। मॉलिक्यूल और एटम में डिफरेंस मैंने अपना सबसे फर्स्ट लेक्चर में बताया था। तो जो मॉलिक्यूल है वो एटम में टूट जाता है, एंड जो डिफरेंट एटम है अब
उसमें से इलेक्ट्रॉन जो है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में एक्साइट होते हैं, ठीक है। अब वो टूट गया एटम्स में। अब जो डिफरेंट डिफरेंट एटम है उस वो जो है एक्साइटमेंट उसकी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में होगी। अब जब वो ग्राउंड स्टेट पे आएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी भी डिफरेंट डिफरेंट लूज़ करेगा एनर्जी, रेडिएशन एमिट करेगा, डिफरेंट डिफरेंट पाथ फॉलो करेगा, तो बहुत सारी लाइन्स आएंगी, ठीक है। समझ लगा क्या बोला मैंने। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में एक इलेक्ट्रॉन है, पर वहाँ पे सिंगल लाइन नहीं आती, मल्टीपल लाइन्स आती हैं, ठीक है। सिंगल लाइन नहीं आती है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है उसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत सारे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होते हैं, और जब तुम लाइट एब्जॉर्ब कराते हो, लाइट एब्जॉर्ब होती है तो क्या होता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो एटम्स में स्प्लिट कर जाता है। अब हर एटम में जो स्प्लिट किया डिफरेंट हाइड्रोजन वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और फिर उसके बाद डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिट करेगा, ठीक है। तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पाथ से, तो मतलब कि लाइन स्पेक्ट्रा नहीं, सिंगल लाइन नहीं आती, बहुत सारी लाइंस आती हैं। तो अब नेक्स्ट है, हाँ, तो हम फ्रीक्वेंसी रेडिएशन के कैसे लेते हैं, डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ ऑर्बिट डेल्टा E2 माइनस E1, मैंने बोहर मॉडल में बताया था, जो E2 माइनस E1। अब डेल्टा E इज इक्वल टू एच न्यू, डेल्टा E इज इक्वल टू एन न्यू क्या होता है, C/λ, ये भी मैंने बता चुकी हूँ। E2 माइनस E1, यहाँ पे एच न्यू डाल दो, एच न्यू। अब यहाँ पे एच न्यू की वैल्यू डाल दो, E2 माइनस E1 इक्वल टू एच C/λ, तो यहाँ से लैम्डा क्या आ जाएगा, एच सी, ये E2 माइनस E1 इधर आ गया। तो ऐसे भी तुम्हें क्वेश्चन आएंगे न्यूमेरिकल जो तुम्हें सॉल्व करने हैं। डेल्टा इज इक्वल टू एच न्यू, डेल्टा इज इक्वल टू लैम्डा दिया होगा, चेंज एनर्जी निकालना होगा, ठीक है, यहाँ पे। अब इसके बाद है, हाँ, अब क्या है, अब जो है जो भी ऑर्बिट में से वो वापस आता है इलेक्ट्रॉन, फाइनली लूज़ करके एनर्जी वापस आता है जिस रीजन में, तो यहाँ पे टोटल 5 सीरीज आती हैं, ठीक है। on the basis of the number of orbit to which electron finally returns after emitting losing energy, number of orbit जहाँ पे इलेक्ट्रॉन वापस आता है emit हो के आ रहा है, ठीक है। तो रेडिएशंस जो हैं, radiations and the region in which the lines lie, all the lines in emission spectrum of hydrogen can be divided in 5 series। तो ये जो हाइड्रोजन की लाइन्स है उसको हम 5 सीरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आती है लाइमन सीरीज़, उसके बाद आती है बाल्मर सीरीज़, पास्कन सीरीज़, ब्रैकेट सीरीज़, फंड सीरीज़। तो इसको याद करने का एक तरीका है, इसको याद कैसे कर सकते हो तुम, लोग बिल पास्ड, क्योंकि इसको इसी सीरीज़ में याद करना है, बट पीपल हरास्ड। तो यहाँ पे लाइमन, बाल्मर, पास्कन, ब्रैकेट, फंड, हम्फ्री सीरीज़ है जो आपके भी सिलेबस में नहीं है। तो इसको याद करने का तरीका है लोग बिल पास्ड बट पीपल हरास्ड। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे देखो ये लाइमन सीरीज़ है, इसके लिए N1 जो है 1 है। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट में से, अगर यहाँ पे हायर ऑर्बिट 8, 7, 6, 5, 4 है, किसी भी हायर ऑर्बिट में से 1 पे वापस आ जाए तो वो लाइमन सीरीज़ है। और ये जो लाइन्स हैं ये लाई करती है अल्ट्रा वायलेट रीजन में से। अब हाँ, हमारे पास इलेक्ट्रॉन है किसी भी हायर सीरीज़ में से, सेकेंड ऑर्बिट में वापस आ जाए, सेकेंड वाले में, ठीक है, सेकेंड ऑर्बिट में वापस आ जाए तो वो बाल्मर सीरीज़ है, और ये जो है विजिबल रीजन में लाई करता है। उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी हायर में से थर्ड पे वापस आ जाए तो वो है पास्कन सीरीज़, ठीक है। और ये इंफ्रारेड, आईआर मीन्स इंफ्रारेड में लाई करता है, इंफ्रारेड रीजन में। अब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट में से फोर्थ ऑर्बिट में वापस आ जाए वो है ब्रैकेट सीरीज़, आईआर रीजन में लाई करता है। किसी भी हायर ऑर्बिट में से फिफ्थ में वापस आ जाए तो वो है फंड सीरीज़, ये भी आईआर में लाई करता है। तो हम इसको देखते हैं मैंने क्या लिखा है। देखो, इफ़ द इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, किसी भी हायर ऑर्बिट में फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है आफ्टर लूजिंग एनर्जी, दीज लाइन्स लाई इन द अल्ट्रा ऑर्बिट, तो लाइमन सीरीज़ होती है। अब नेक्स्ट है, अगर इलेक्ट्रॉन रिटर्न कर रहा है किसी भी हायर ऑर्बिट में से सेकंड ऑर्बिट में, ठीक है, यहाँ पे किसी भी हायर ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट में आफ्टर लूजिंग एनर्जी, तो ये विजिबल रीजन में लाई करता है। पास्कल में मैंने लिखा है इफ द इलेक्ट्रॉन रिटर्न फ्रॉम एनी हायर थर्ड में आ जाए, किसी भी हायर ऑर्बिट में से थर्ड ऑर्बिट में आ जाए एनर्जी लूज करके, ठीक है, तो ये इंफ्रारेड रीजन में लाई करता है। ब्रैकेट में आता है किसी भी इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट में से फोर्थ में वापस आ जाए, तो ये किस में लाई करता है, ब्रैकेट में, ठीक है। अगर यहाँ पे फंड में किसी भी हायर ऑर्बिट में से फिफ्थ ऑर्बिट में आए तो ये है फंड सीरीज़, तो ये भी इंफ्रारेड रीजन में लाई करता है। तो ये सीरीज़ आपने एज सच याद करनी है, लोग बिल पास्ट बट पीपल हरास्ट, लाइमन बाल्मर पास्कन, ब्रैकेट फंड। और आपको पता ना चाहिए कि लाइमन के लिए N1 जो है 1 है और बाल्मर के लिए N1 जो है N1, ये मैं बताती हूँ, सॉरी फॉर्मूला नहीं बताया, रिडबर्ग फॉर्मूला,
उसके बाद आता है रिडबर्ग फॉर्मूला फॉर वेव नंबर ऑफ लाइंस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे न्यू बार है वेव नंबर के लिए इज इक्वल्स टू आर की वैल्यू 109,677 पर सेंटीमीटर और 1.097 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिखा होता है न्यू बार इज इक्वल्स टू आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब किसी भी सीरीज़ के लिए n1 कांस्टेंट रहता है, n2 की वैल्यू चेंज होती है। n1 क्या है, जिसमें वो ऑर्बिट जो है फाइनल एंटर कर रहा है, n2 चेंज हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल लाइमन के लिए n1 1 है, बाल्मर के लिए n1 2 है, पैस्कल के लिए n1 3 है, ब्रैकेट के लिए n1 4 है, फंड के लिए n1 5 है। तो n1 जो है दैट इज़ फिक्स्ड है। लाइमन के लिए n1 1 है, बाल्मर के लिए n1 2 है, पास्कल के लिए n1 3 है, ब्रैकेट के लिए n1 4 है, फंड के लिए n1 जो है 5 है। यहाँ पे n2 2 3 5 4 6 7 कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे बाल्मर के लिए n2 2 नहीं होगा, 3 से स्टार्ट होगा। यहाँ पास्कल के लिए n2 3 नहीं होगा, 4 से स्टार्ट होगा। यहाँ पे n2 4 नहीं होगा, 5 से स्टार्ट होगा। यहाँ पे n1 5 है, n2 5 नहीं होगा, 6 से स्टार्ट होगा, ठीक है, नेक्स्ट से स्टार्ट होगा। तो देखो मैंने लिखा भी है फॉर लाइन ऑफ लाइमर सीरीज n1 1 एंड n2 क्या है 2 3 4 5 6 7 एक्सेट्रा। फॉर लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज n1 2 n2 क्या है 3 4 5 6 7। पैस्कल सीरीज n1 3 है, n2 क्या है 4 5 6। जो है n1 उससे एक बड़ा, यहाँ पे n1 4 है तो यहाँ पे n2 5 6 7, यहाँ पे n1 5 है तो n2 6 7, ठीक है। अब रिडबर्ग फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी के लिए न्यू इज इक्वल्स टू आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यहाँ पे आर की वैल्यू चेंज है 3.29 × 10⁻15 साइकिल्स पर सेकेंड, ठीक है। अब देखो लिमिटिंग लाइन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है। लिमिटिंग लाइन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है, लिमिटिंग लाइन ऑफ एनी सीरीज ऑफ लाइंस इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज अ लाइन जिसमें n2 की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है। अब हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स की बात करिए मैंने, तो एक तो हाइड्रोजन की बात करिए मैंने, एक हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स की बात करिए। अगर मैं हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स की बात करूँ तो यहाँ पे न्यू बार आता है आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो यहाँ पे जेड स्क्वायर, जेड क्या है एटॉमिक नंबर जिसकी हम बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हीलियम पॉजिटिव की बात करेंगे तो Z2 आएगा, हम लिथियम 2 पॉजिटिव की बात करेंगे तो Z3 आएगा। तो उसके लिए आर की वैल्यू सेम है। तो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी की बात कर लें तो यहाँ पे भी आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यहाँ पे आर की वैल्यू जो है वो अलग है 3.29 × 10⁻15 साइकिल्स पर सेकेंड। अब बोहर मॉडल की क्या क्या सिग्निफिकेंस थे। बोहर मॉडल ने स्टेबिलिटी एटम की एक्सप्लेन कर दी थी। अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है सेम ऑर्बिट में वो एब्जॉर्ब और लूज़ नहीं करता एनर्जी, तो एटम स्टेबल है। उसने एमिशन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स का एक्सप्लेन किया जैसे मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया। अब लिमिटेशंस क्या थी बोहर मॉडल, बोहर मॉडल की लिमिटेशन क्या थी, उसने एमिशन स्पेक्ट्रम मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ का और एक्सप्लेन नहीं किया था। मल्टी यहाँ तो हाइड्रोजन का एक्सप्लेन किया ना, एमिशन स्पेक्ट्रम जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। मल्टी इलेक्ट्रॉन मतलब जिसमें से एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, उसको उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था। फाइन लाइन्स हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की एक्सप्लेन नहीं की थी। बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिट में घूमता है तो वो एनर्जी जो है एब्जॉर्बर लूज़ नहीं करता, तो एटम जो है वो स्टेबल है। इसने स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस इन ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सप्लेन नहीं किया था। तो जब हम लाइंस है एमिटिंग रेडिएशंस को मैग्नेटिक फील्ड में डाल देते हैं, ठीक है, तो उसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करा देते हैं, तो जो लाइंस है एमिशन स्पेक्ट्रम की वो फर्दर स्प्लिट कर जाती है, टूट जाती है। स्प्लिट मीन्स टूट जाती है, उसको जीमन इफेक्ट बोलते हैं। अगर एमिटिंग रेडिएशंस को मैग्नेटिक फील्ड में डालें वो स्प्लिट कर जाए, उसको जीमन इफेक्ट बोलते हैं। अगर हम एमिटिंग रेडिएशंस को इलेक्ट्रिक फील्ड में डालें तो जो लाइंस हैं वो स्प्लिट कर जाएं, उसको हम स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं। दो इफेक्ट है मैग्नेटिक फील्ड में, अगर एमिटिंग रेडिएशंस मिट हो रही हैं, स्प्लिट हो रही हैं, उसको जीमन इफेक्ट बोलते हैं। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में जो स्प्लिट हो रही है उसको हम बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। उसके बाद 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ एटम जो है उसने एक्सप्लेन नहीं किया था। देखो बोहर ने कहा था कि सबसे पहला पॉइंट बोहर का यही था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ्स में, ठीक है, सर्कुलर पाथ में ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं। बट एटम फ्लैट नहीं है, 3 डायमेंशनल है, स्क्वायर जैसा है। तो मतलब कि अगर वो सर्कुलर में घूम रहे हैं, फिक्स्ड पाथ में घूम रहे हैं तो फ्लैट होना चाहिए, जबकि वो स्क्वायर है। मतलब ये पॉइंट उसका गलत था। डी ब्रॉगली कंसेप्ट ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इसने एक्सप्लेन नहीं किया था, ये हमने भी पढ़ना है। अनेबल टू एक्सप्लेन शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, हाँ बोहर के अकॉर्डिंग ऑर्बिटल्स की शेप्स उसने बताई नहीं थी, ठीक है। उसने कोवलेंट डायरेक्शनल नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड नहीं दिया था, मतलब कि शेप क्या है, कौन कौन सा ऑर्बिट है, ठीक है, जो मॉलिक्यूल किसी का शेप अलग है किसी का शेप अलग है, इस चीज़ को उसने एक्सप्लेन नहीं किया था। ये भी हम लेटर ऑन पढ़ेंगे। लास्ट 4th और 5th, इवन 3rd 4th और 5th पॉइंट को हमने नेक्स्ट हमारा टॉपिक यही है। डी ब्रॉगली ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, हाइजेनबर्ग, श्रोडिंगर, ये सब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। आई होप आपको ये समझ लग गया होगा। एंड इफ़ इन केस आपको कोई प्रॉब्लम आती है यू कैन कॉल मी और यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन।
एंड अगर आपको समझ लगा प्लीज़ लाइक करो और सब्सक्राइब करो हमारा चैनल। थैंक यू सो मच।